लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित संपादकीय अमेरिकन्स आर टर्निंग अगेंस्ट गे पीपल, इसमें एक असहज करने वाला सवाल उठाया गया है। क्या अमेरिका में समलैंगिक लोगों को लेकर स्वीकार्यता का दौर अब खत्म हो रहा है? बाहर से देखने पर तस्वीर उल्टी लगती है। टीवी पर समलैंगिक प्रेम कहानियों की लोकप्रियता बढ़ रही है। क्रिकेट रिवलरी जैसे शो हिट हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि समाज पहले से ज्यादा खुला हो गया है। लेकिन लेख कहता है ये चमकती सतह के नीचे एक कड़वी सच्चाई छुपी है। लेख में प्रोफेसर चार्ल्स वर्थ के शोध का हवाला देते हुए बताया गया है कि अमेरिका में गे लोगों के प्रति पूर्वाग्रह में जो लगातार गिरावट 2000 के दशक से चल रही थी, वो 2020 के आसपास आकर थम गई और फिर उल्टी दिशा में जाने लगी। 2007 से 2020 के बीच किए गए सर्वे बताते थे कि गे लोगों के खिलाफ पक्षपात ऐतिहासिक रूप से तेजी से घटा था। इतना कि अनुमान लगाया जा रहा था कि ये लगभग शून्य हो जाएगा। लेकिन 2021 से 2024 के बीच के नए आंकड़े बताते हैं कि महज 4 साल में ये पूर्वाग्रह लगभग 10% बढ़ गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ कट्टरपंथी या रूढ़िवादी तबकों तक सीमित नहीं है। युवा अमेरिकियों, खासकर 25 साल से कम उम्र के लोगों में भी गे लोगों के खिलाफ नकारात्मक भावनाएं तेजी से बढ़ी हैं। यहाँ तक कि उदारवादी सोच रखने वालों में भी ये रुझान दिखाई देता है। यानी ये सिर्फ किसी एक राजनीतिक धड़े की समस्या नहीं है। लेख दो आम धारणाओं को खारिज करता है। पहली, कि गे लोगों के खिलाफ माहौल ट्रांसजेंडर अधिकारों पर चल रही बहस की वजह से बिगड़ा है। डेटा इसका समर्थन नहीं करता। दूसरी, कि बच्चों को गलत दिशा में ले जाने जैसे नैतिक डर की भाषा इसके पीछे है। इसका भी ठोस सबूत नहीं मिलता। संपादकीय का तर्क है कि असली वजह 2020 के बाद की व्यापक सामाजिक उथल-पुथल हो सकती है। कोविड, आर्थिक असुरक्षा और तीखा राजनीतिक ध्रुवीकरण। इसके साथ एक गहरी एंटी एस्टेब्लिशमेंट भावना भी जुड़ी है। जब गे अधिकार मुख्यधारा और कॉरपोरेट संस्कृति का हिस्सा बन गए, तो व्यवस्था से नाराजगी का असर उन पर भी पड़ा। लेख का निष्कर्ष साफ है। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाली स्वीकार्यता और जमीनी सामाजिक सोच अब साथ साथ नहीं चल रही। सोफे पर बैठकर समलैंगिक कहानियां देखना सुकून दे सकता है, लेकिन उसे सामाजिक प्रगति समझ लेना एक खतरनाक भ्रम हो सकता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन माइक्रोप्लास्टिक रिसर्च, क्वेश्चनिंग रिजल्ट इज गुड फॉर साइंस बट हैज पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें विज्ञान की एक बुनियादी ताकत और उसके सबसे बड़े खतरे दोनों को एक साथ सामने रखा गया है। लेख की शुरुआत इस स्वीरोक्ति से होती है कि विज्ञान अपनी गलतियों को खुद सुधारने की क्षमता रखता है, लेकिन ये सुधार की प्रक्रिया हमेशा साफ सुथरी और सरल नहीं होती। और आज के राजनीतिक माहौल में यही उलझन बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। संपादकीय बताता है कि हाल ही में माइक्रोप्लास्टिक और नैनोप्लास्टिक पर हुए करीब 20 अध्ययन पर सवाल उठे हैं। ये अध्ययन ये मापने की कोशिश कर रहे थे कि इंसानी शरीर में प्लास्टिक कितनी मात्रा में मौजूद है। वैज्ञानिक आलोचनाओं का कहना है कि माप की पद्धति में गंभीर खामियां हो सकती हैं। इतना कि एक विशेषज्ञ के मुताबिक इस क्षेत्र के आधे हाई प्रोफाइल शोध प्रभावित हो सकते हैं। ये कोई मामूली चूक नहीं, बल्कि एक सिस्टम स्तर की समस्या की ओर इशारा करता है, जिसे पहले ही रोका जाना चाहिए था। लेख साफ करता है कि इस बहस का मतलब ये नहीं कि माइक्रोप्लास्टिक हमारे शरीर में नहीं है। दूसरे भरोसेमंद तरीकों से साबित हो चुका है कि प्लास्टिक के सूक्ष्म कण हमारे अंगों तक पहुंच चुके हैं। असल लड़ाई कितनी मात्रा में लेकर है, लेकिन यही अंतर राजनीति और उद्योग के लिए हथियार बन सकता है। संपादकीय चेतावनी देता है कि ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन और वैक्सीन जैसे मुद्दों पर विज्ञान को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है,
वैज्ञानिकों के बीच की सामान्य बहस को भी विज्ञान भरोसेमंद नहीं है कहने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक प्रदूषण पर जनता की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस क्षेत्र में असाधारण दावों के लिए असाधारण सावधानी और ठोस मानक जरूरी थे, जो शायद नहीं बरते गए। लेख ये भी इंगित करता है कि प्लास्टिक उद्योग का रिश्ता जीवाश्म ईंधन उद्योग से जुड़ा है और उसके पास वैज्ञानिक विवादों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का लंबा अनुभव है। आज जो संशय पैदा हो रहा है वो भविष्य में भी वैज्ञानिक नतीजों को कमजोर दिखाने के लिए दोहराया जा सकता है। सबसे चिंताजनक उदाहरण अमेरिका का है, जहां राजनीति विज्ञान के आत्म संशोधन की प्रक्रिया को ही हथियार बना सकती है, ये कहकर कि जब वैज्ञानिक आपस में सहमत नहीं तो किसी नतीजे को नीति का आधार क्यों बनाया जाए। संपादकीय का सार यही है, सवाल उठाना विज्ञान के लिए जरूरी है, लेकिन लापरवाही से उठे सवाल विज्ञान में भरोसे को तोड़ सकते हैं। माइक्रोप्लास्टिक पर बहस सिर्फ प्रयोगशाला की नहीं, लोकतंत्र और सार्वजनिक नीति की भी परीक्षा बन चुकी है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख ग्रीनलैंड इज नॉट जस्ट अ टेरिटोरियल कंसर्न, इट इज रिकॉनिंग। इसमें ग्रीनलैंड को लेकर उठे विवाद को सिर्फ जमीन या संप्रभुता का मामला नहीं, बल्कि डेनमार्क और पूरे यूरोप के लिए एक गहरी आत्म परीक्षा के रूप में दिखाता है। लेख कहता है, जब अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बातें तेज हुई तो डेनमार्क घबरा गया। सैनिक भेजे गए, सहयोगी देशों ने प्रतीकात्मक समर्थन दिया और अचानक अंतर्राष्ट्रीय कानून, सीमाओं और आत्मनिर्णय की भाषा बहुत अहम हो गई। लेकिन असल सवाल यह है कि डेनमार्क को हैरानी क्यों हो रही है। लेख याद दिलाता है कि ग्रीनलैंड हमेशा से रणनीतिक रहा है। उसकी भौगोलिक स्थिति, संसाधन और सैन्य अहमियत उसे वैश्विक ताकतों के लिए आकर्षक बनाती हैं। अमेरिका की दिलचस्पी कोई अचानक पैदा हुई सनक नहीं, बल्कि उसी साम्राज्यवादी सोच का हिस्सा है जिसमें ताकत, नियंत्रण और हित कानून से ऊपर रखे जाते हैं। दिक्कत यह है कि यही सोच डेनमार्क ने दशकों तक दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपनाई या उसका समर्थन किया। लेख डेनमार्क के अतीत की ओर आईना घुमाता है। इराक युद्ध, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में पश्चिमी हस्तक्षेप, जिनमें डेनमार्क भी शामिल रहा, हर बार इन्हें नैतिक जरूरत, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था के नाम पर सही ठहराया गया, लेकिन नतीजा रहा तबाही, अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का कमजोर होना। अब जब वही तर्क ग्रीनलैंड पर लागू होते दिख रहे हैं तो डेनमार्क को उनकी कीमत समझ में आ रही है। फिलिस्तीन और गाजा का जिक्र इस विरोधाभास को और तीखा करता है। लेख कहता है, गाजा में तबाही के बावजूद डेनमार्क का रवैया बेहद सतर्क और लगभग खामोश रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और जवाबदेही, ये सिद्धांत यहाँ लचीले पड़ जाते हैं। यानी कानून तब तक अहम है जब तक वो ताकतवर सहयोगियों के खिलाफ न जाए। लेख का केंद्रीय तर्क यही है, ग्रीनलैंड कोई अलग थलग घटना नहीं, बल्कि उसी दुनिया का नतीजा है जिसे यूरोप और डेनमार्क ने मिलकर गढ़ा है। जब आप बाहर कानून को कमजोर होने देते हैं तो वो एक दिन घर के दरवाजे तक पहुंचता है। संप्रभुता को कहीं पवित्र और कहीं त्याज्य नहीं माना जा सकता। अंत में अल जजीरा साफ कहता है, ये अन्याय नहीं बल्कि पर्दाफाश का क्षण है। सवाल ये नहीं कि डेनमार्क को खतरा क्यों है, सवाल ये है क्या वो और यूरोप इस अनुभव से कुछ सीखेंगे। ग्रीनलैंड सिर्फ इलाका नहीं, एक हिसाब किताब है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.